एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वैसा हो गया था। क्योंकि फिर हमने वो कंपटीशन देखा यहाँ पर आके कि लाइक, क्योंकि पहले तो हमारी क्लासेस होती थी 4 to 6, तो हम उतना हमारे ऊपर ही रह जाते थे कि हम जितना पढ़ रहे हैं उतना बहुत है, या पूरा ग्रुप जो पढ़ रहा है उतना ही बहुत है। जब हम यहाँ लॉ प्रेप में आने लगे मॉर्निंग बैचेस में, तो तब हमने ड्रॉपर्स वगैरह सबको देखा, तो तब हमें पता चला कि यहाँ पे कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो तब हम सब थोड़े थोड़े सीरियस हो गए कि अब लाइक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अगर इस रेस में जीतना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। Hello and welcome to Law Prep Tutorial Candid Conversations with CLAT Toppers. Today we have a student of Law Prep and a CLAT topper whose journey from being the naughtiest kid in the class to being the most sincere and hardworking chap has been very interesting. We have today Chitraksh Singh Bhati with us. Hello Chitraksh. हेलो मुकुल सर। How are you? सर वेरी गुड। जब CLAT का रिजल्ट आया तब से लेके अब तक क्या फीलिंग्स में चेंज आया है? सर फीलिंग्स, एक तो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है घर वालों से और सबसे। लाइक सब ऐसे देखते हैं कि अरे अब थोड़ा ऐसा, मतलब सबके लिए एक वो फीलिंग बन गई है कि हाँ ठीक है, अब मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं भी इंटेलिजेंट हूँ कि शुरुआत जो हुई लॉ प्रेप की फर्स्ट क्लास से, आप जब फर्स्ट लॉ प्रेप में आए, आपने एडमिशन लिया, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बारे में बताइए। सर फर्स्ट क्लास तो मेरा लाइक ऐसा था, लाइक मैंने मेरे पापा के कहने पे ज्वाइन किया था लॉ प्रेप। तो मैं फर्स्ट क्लास आया तो मेरा उतना उस टाइम पे उतना इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। तो जब मैं आया तो मेरे को सब चीज़ें ऐसे बहुत कैजुअल लग रही थी कि हाँ ठीक है पढ़ा रहे हैं, जैसे स्कूल ही तो है, स्कूल में जैसे पढ़ा रहे हैं यहाँ भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे मैं बहुत कैजुअली लिया मैंने उस दिन उस चीज़ों को। तो उस दिन के बाद से बहुत कैजुअली लिया। आई स्टिल रिमेंबर कि चित्राक्ष का जो ग्रुप था वो ग्रुप बहुत नॉटी ग्रुप था, और बहुत सारे टीचर्स की ना ये कंप्लेंट थी कि ना मतलब सर ये तो बहुत ऐसा हुलीगन्स का ग्रुप है, बहुत ऐसे गुंडे लाके बिठा दिए हमने क्लास में। बट फ्रैंकली स्पीकिंग उसी ग्रुप के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बारिंग अ फ्यू, मतलब 7-8 लोग में से शायद 1-2 ऐसे होंगे जिनका किसी टॉप 5 एनएलयूज में सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट उसी ग्रुप के ऑलमोस्ट सारे बच्चों का टॉप 5 एनएलयूज में सिलेक्शन हो गया है। तो मतलब क्या सभी ग्रुप्स, क्या सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं? सर सबका पता नहीं, बट हमारा ग्रुप लाइक एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वैसा हो गया था। क्योंकि फिर हमने वो कंपटीशन देखा यहाँ पर आके कि लाइक, क्योंकि पहले तो हमारी क्लासेस होती थी 4 to 6, तो हम उतना हमारे ऊपर ही रह जाते थे कि हम जितना पढ़ रहे हैं उतना बहुत है, या पूरा ग्रुप जो पढ़ रहा है उतना ही बहुत है। लेकिन जब बाद में हमारी जब समर वेकेशन हुई, तो जब हम यहाँ लॉ प्रेप में आने लगे मॉर्निंग बैचेस में, तो तब हमने ड्रॉपर्स वगैरह सबको देखा, तो तब हमें पता चला कि यहाँ पे कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो तब हम सब थोड़े थोड़े सीरियस हो गए कि अब लाइक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अगर इस रेस में जीतना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो फिर जब वो सीरियसनेस आई ना, व्हाट वाज योर प्लान आफ्टर दैट, आफ्टर अटेनिंग दैट सीरियसनेस, नो हाउ योर प्लान्स चेंज्ड फॉर क्लैट प्रिपरेशन? पहले लाइक मेरा यही प्लान होता था कि दिन में ठीक है मॉड्यूल के थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, या क्लास में जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लिया। बट बाद में लाइक पता चला कि नहीं, एक मॉक रोज सॉल्व करना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है, मॉक एनालिसिस करना। लाइक पहले मॉक्स देते थे तो इतना कोई एनालिसिस नहीं करना, बस हाँ दे दिया, मार्क्स पता चल गए, उतना ही बहुत होता था। लेकिन बाद में मॉक्स एनालिसिस किए तो लाइक मार्क्स बढ़ गए, और ऐसे भी नहीं, लाइक 10 मार्क्स से मार्क्स बढ़ रहे थे, बहुत अच्छे पेस पे मार्क्स बढ़ रहे थे। अच्छा, तो मतलब मॉक एनालिसिस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, यस है ना? तो मॉक एनालिसिस को एक ब्रीफली बताइए कि आप मॉक एनालिसिस करते कैसे थे? मॉक एनालिसिस बेसिकली लाइक ज़्यादातर मैं टाइम देता था लॉजिकल सेक्शन और लीगल सेक्शन को। मैं मतलब वहाँ पर अपनी गलतियाँ ढूंढता था कि मेरी रीजनिंग में कहाँ पर मैंने मतलब सही, एक तो हमारे जो मॉक आंसर की जाती थी उसके अंदर एक्सप्लेनेशंस दे रखे होते थे, तो उन एक्सप्लेनेशंस को पहले पढ़ता था, फिर देखता था कि मैंने क्या अपनी रीजनिंग लगाई और उस एक्सप्लेनेशन में क्या रीजनिंग दे रखी थी। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी कि मैं गलत का हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता चल जाता था। फिर उसे नोट कर देते थे कि ये गलती आ रही है, ताकि फ्यूचर मॉक्स में वो गलतियाँ रिपीट ना हो। तो चित्राक्ष, जब आपने प्रिपरेशन शुरू की तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जिनमें आपको सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ, या ऐसा फील हुआ कि ये सब्जेक्ट्स मेरे लिए बहुत नए हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा शायद? जीके और क्यूटी। जीके और क्यूटी। एंड वाई क्यूटी? क्यूटी बिकॉज सर मैं मतलब बचपन से ही मेरा मैथ्स का थोड़ा फोबिया रहा है कि मैथ्स मुझसे होगी नहीं। लेकिन बाद में लाइक विद टाइम मेरे को समझ आया कि अगर क्लैट में करना है तो क्यूटी लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक इस क्लैट के एग्ज़ाम में भी लाइक 12 नंबर क्यूटी सबके लिए वो लाइक बून बन गए थे कि अब ये कर लिया तो मतलब सबके मार्क्स बढ़ गए। तो सर वहीं से थोड़ा ऐसे समझ आई, फिर रितेश सर की क्लासेस में थोड़ा ध्यान लगाने लगे कि थोड़ा पढ़ लेते और थोड़ा थोड़ा करके ही लाइक क्यूटी में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। क्यूटी लाइक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम्हें बहुत अच्छा एडवांटेज दे देगी, लाइक क्योंकि सब में बाकी सब परफॉर्म कर लेते हैं। एक जीके और क्यूटी एक बहुत डिसीजिव फैक्टर होता है कि वो जिसने पढ़ा है वो मार्क्स ले आएगा और आगे निकल जाएगा। एग्जैक्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बार बार समझाता भी हूँ
कि मैथ्स क्यूटी नहीं हो रही है तो प्लीज़ फाइट विद द सब्जेक्ट, और तभी शायद हो पाता है। Yes, sir. तो इस क्यूटी में ज़ीरो से हीरो बनने वाली जो जर्नी है क्यूटी की, उसमें लॉ प्रेप का और लॉ प्रेप के मॉक्स का और टीचर्स का कितना रोल रहा? सर मेरे लिए तो पूरा रोल उन्हीं का ही रहा, क्योंकि मेरे को तो ऐसा था कि मेरे को मैथ्स करनी ही नहीं है। लेकिन यहाँ आए तो जैसे रितेश सर का थोड़ा रोल रहा, क्योंकि उन्होंने उन्होंने मेरे को बैठ के बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए। तो जब मैं उनके पास बैठा तब मुझे चीज़ें समझ आने लगी कि हाँ ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक इस क्लैट के अंदर एकदम जनरल वाली मैथ्स भी नहीं है, लाइक तुम्हें डीआईस करनी होती है, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जब फिर उसे करा, जब समझ आया कि हाँ ये चीज़ इंटरेस्टिंग है और कर जा सकती है, लाइक अगर मेरे जैसा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो करने के बाद चीज़ें लगती है कि हाँ आसान है, करने से पहले बहुत डिफिकल्ट लगती है, राइट? यस सर। हाँ। तो और उसके अलावा एक और सब्जेक्ट है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है बच्चों के लिए, जीके, क्योंकि बच्चे सोचते हैं जीके में यार मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं, मॉक में भी नहीं आ रहे हैं, फिर एग्जाम में भी पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। तो जीके को कॉन्कर करने के लिए क्या मंत्र था आपके पास में? सर जीके को कॉन्कर करने के लिए मोहित सर थे, क्योंकि उनका क्या लाइक जनरली जून से पहले क्या होता था कि लाइक हमें क्लैट एक्सप्रेस दी जाती थी, और क्लैट एक्सप्रेस से लाइक खुद पढ़ो, तो उतना सीरियसनेस नहीं था कि लाइक हाँ ठीक है पढ़ लेंगे ना, चलो पढ़ भी लिया तो उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं था। लेकिन मोहित सर ने फिर उसके बाद से चालू किया कि वो वाला सीन चालू किया कि तुम्हें पढ़ के आना है, नहीं तो घर पे कॉल्स आएगा। तो तब से वो सीरियसनेस, वो एक डर की वजह से वहाँ से चालू हुआ कि रोज़ पढ़ना है। तो वहाँ से जीके में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, और फिर जीके तो वहीं से फिर रेस कर पाया आराम से। ओके, सो एक क्लासरूम का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्लासरूम में आने का, टीचर के प्रेजेंस का, टीचर के कहने का कि भाई मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर्स आपको बताने हैं, वो कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन आपने यहाँ पे देखा, तो उसके बाद चीज़ें चेंज हुई, यस है ना? तो ठीक है, ये तो दो बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं वो 3 सब्जेक्ट्स की जो कि कॉम्प्रहेंशन बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, सीआर और लीगल। तो कॉम्प्रहेंशन बेस्ड सब्जेक्ट्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही जिसने आपको एंड में क्लैट एग्जाम में हेल्प किया? लीगल के लिए तो लाइक ऐसा था कि लीगल मेरा शुरुआत से बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था कि मेरे को उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं थी, तो लीगल तो फिर भी मैं कर लेता था। और इंग्लिश भी लाइक ठीक है, उसमें वोकेबलरी अगर अच्छी हो तो हो जाता है इंग्लिश। मेन प्रॉब्लम आती थी सीआर के अंदर, लॉजिकल के अंदर। तो वहाँ पर उसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, लाइक फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं दिन में मतलब सिर्फ लॉजिकल ही कर रहा हूँ। एक मॉक दे दिया, चल मॉक एनालिसिस कर दिया, अब छोड़ो, अब फिर है ना पहले एक लॉजिकल की मॉड्यूल सब ख़त्म करना, फिर वाइली दी थी सोनिया मैम ने, वो उसे कंप्लीट करना। तो वो सब लाइक लॉजिकल के लिए तो प्रैक्टिस इज़ लाइक मस्ट, के तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा लॉजिकल में तुम्हें। बेसिकली पूरे एग्जाम के लिए यही चीज़ है, एक्सेप्ट जीके की आपको प्रैक्टिस करनी तो बहुत ज़रूरी है ना? तो प्रैक्टिस करने में कितने मॉक्स आपने अपनी पूरी जो जर्नी, क्योंकि आपने स्कूल के साथ ये एग्ज़ाम दिया है और आपका फाउंडेशन बैच भी था, तो आपने कितने मॉक्स आपने दिए तब आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मैं एक पेपर निकाल सकता हूँ? लाइक 50+ मार्क्स लग गए थे एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने के लिए कि हाँ अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ 50+ मार्क्स के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना एक क्वेश्चन है, और स्टूडेंट्स ने मुझे बोला भी है कि सर जब भी आप टॉपर से बात करो तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि कितने मार्क्स के बाद में ऐसा हो जाता है कि हाँ अब हम कॉन्फिडेंट फील करें, अब हम मॉक स्कोर की टेंशन ना करें। तो आपने चित्राक्ष का आंसर सुना है कि भाई 50 मार्क्स एटलीस्ट उसे लगे कि वो ये फील कर सके हाँ कि अब मैं मॉक में कुछ कर पा रहा हूँ, अब मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो चित्राक्ष, क्योंकि ये कैंडिड कॉन्वर्सेशन है और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल बात नहीं करेंगे, तो एक बात, कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट जो लॉ प्रेप में क्लासेस के दौरान या लॉ प्रेप में, क्योंकि आपका एक हुलीगन्स का बैच था एक्चुअली, तो उसमें आपने कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? इंटरेस्टिंग मोमेंट्स लाइक ज़्यादातर टाइम तो वही होते थे कि सोनिया मैम हमारे से लाइक रेगुलरली क्वेश्चंस पूछा करती थी, हमें सबको खड़ा किया जाता था और सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और मोहित सर वाला भी सेम वही था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि लाइक अगर तुम पढ़ के आए हो तो तुम जवाब दे दोगे, तो लाइक कई बार मैं जवाब दे देता था और फिर बैठ जाते थे, तो फिर वो एक फीलिंग होती थी कि बस ठीक है अब तो दुनिया हासिल कर ली, एक तरफ वैसा सा फील होता था, बच गए बस आज तो बच गए। देन उसके बाद साथ वालों को देखने में मज़ा आता था कि अच्छा ये जवाब दे पाएगा नहीं दे पाएगा, अच्छा ये तो खड़ा रह गया। तो वैसा सा लाइक वो सब मतलब एक तो फ्री टाइम में मिल जाता था, ऊपर से कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो गया कि हाँ मैंने पढ़ा, मैंने कर लिया। तो लाइक वो बहुत ऐसे फन चीज़ होती थी कि हाँ ठीक है। तो मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, आपने आंसर दिया, बैठ गए, अब दूसरों को देखो। यस सर। हाँ, तो ये बहुत कुछ फनी इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स होते हैं, बट इसी के साथ साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं
जहाँ पे आप बिल्कुल डिप कर जाते हो, है ना, जहाँ पे आपके मॉक स्कोर नहीं आ रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कि भाई एक बार एक मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि यार मैं कहीं गलत फील्ड तो नहीं चूज कर लिया है, छोड़ दूं क्या। तो उस वक्त आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मोमेंट तो जरूर आया होगा इस करियर, इस जर्नी में, इस प्रिपरेशन में, और फिर उससे कोप अप कैसे किया, क्या ऐसा किया जिससे वो कोप अप हुआ, किसने हेल्प की, प्लीज। सर एक तो सबसे बड़ी हेल्प आपकी ही रही थी उस टाइम पे। लाइक मैं 2 साल से सेम चीज़ कर रहा था, लाइक और जब जून आया तो जून में मुझे लगा कि अब ठीक है। तो मैं जब यहाँ आया मैंने कंपटीशन देखा तो सबसे ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो गया था आके, ये तो बहुत ज़्यादा कि इतना कंपटीशन है, मेरा तो यहाँ कुछ होना ही नहीं है। और फिर उस डीमोटिवेशन के चक्कर में मॉक के मार्क्स लाइक उस टाइम 60 से डायरेक्ट 30 और इन सब में आने लग गए थे। देन सर आपके पास आया और आपने बताया कि अब जितना हो सके मॉक सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। और क्योंकि हम पढ़ चुके थे, 2 साल से कर रहे थे, वो सेम कुछ चीज़ ही रिपीट हो रही थी, तो फिर वो वहाँ से मॉक सॉल्व करना बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और वहाँ से एक तो मोटिवेशन मिला, और लाइक रेगुलरली फिर तब से क्या टीचर्स के कनेक्शन में आ गए कि टीचर से बात करनी है। और लाइक मतलब क्योंकि डीमोटिवेशन फिर वैसा हो गया था कि हाँ ठीक है हर 2 हफ्ते में एक दोस्त तो चाहिए, तो फिर हर 2 हफ्ते में एक बार टीचर से मिल लिए, और फिर टीचर्स भी लाइक ऐसे अच्छी सी हेल्प कर देते थे, मोटिवेट कर देते थे, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती थी। तो ये जब टीचर से मिलने का या टीचर से बात करना, टीचर से डिस्कशन करना, ये जो चीज़ है, व्हाई डिड दिस सडनली कम अप इनटू योर माइंड? क्या कोई कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये चीज़ दिमाग में है कि यार अब टीचर से बात कर लेनी चाहिए, या टीचर से बात करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपको रोक रही थी कि भाई जिससे मार्क्स नहीं आ रहे थे? क्या चीज़ थी, क्यों टीचर से बात करना सडनली फ्रूटफुल लगा? पहले तो लाइक ऐसे डर लगता था क्योंकि मॉक में मार्क्स नहीं आते थे, तो लगता था कि अब मैं टीचर को दिखाऊंगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि लाइक मार्क्स नहीं आते इसके। फिर लेकिन बाद में सडन जब पता चला कि ठीक है मार्क्स तो आ रहे हैं मेरे, लेकिन बीच में वो एक कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो लाइक लगा कि एक बार चलो बात तो करके आता है। फिर एक बार पीए सेशन हुआ था अनुभव मैम का, तो फिर वहाँ गया, अनुभव मैम ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया, तब जाके मुझे समझ आया कि नहीं मैं बात कर सकता, लाइक ऐसे डरने वाली बात नहीं है। फिर मेरे को समझ आया कि यार ये टीचर्स बैठे हमारे लिए बैठे हैं, तो फिर वहाँ पर से समझ आया कि नहीं टीचर से बात करनी चाहिए। तो मतलब डरना नहीं यार, हम लोग टीचर्स हैं, हम टीचर्स आपको मार पीट थोड़ी रहे हैं, है ना, बहुत से स्टूडेंट्स डरते हैं, है ना, तो टीचर से डरने वाली चीज़ थोड़ी है ना। तो टीचर से बात कीजिए, और चित्राक्ष को भी बहुत हेल्प मिली है टीचर से बात करने में के बाद में, तो आप भी टीचर से बात कीजिए और खुल के बात कीजिए। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टीचर होगा जिनसे आप खुल के बात नहीं कर सकते हैं, है ना, लॉ प्रेप में एटलीस्ट सबसे खुल के बात कर सकते हैं, लाइक अपनी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम बता सकते हैं। लाइक मेरे को तो सबसे बड़ा यही हुआ, लाइक मैं थोड़ा ऐसा डरता हूँ कि मेरे को कोई जज ना करे, लेकिन यार टीचर से मेरे को सबसे बेस्ट ये चीज़ मिली कि कोई जज नहीं करता, लाइक तुम्हें एक अच्छे से ट्रीट किया जाता है, तो वो बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए। हाँ, तो टीचर से बात कीजिए, मेरी भी एडवाइस है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, यार टीचर से बात करो, टीचर्स भी चाहता है आपकी प्रॉब्लम सुनना और उसको सॉल्व करना, है ना। तो आते हैं हम इस पॉइंट पे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं अभी, और चित्राक्ष की बहुत, देखिए लॉ प्रेप के प्रति चित्राक्ष का डिवोशन इस बात से प्रूव होता है कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही अपना बोर्ड एग्जाम दे के आया है क्लास 12th का। तो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दे के सीधा यहाँ चित्राक्ष आया है, तो उसके लिए लाइक्स और कॉमेंट्स तो यार बनते हैं। तो चित्राक्ष, बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन है उसमें क्लैट की प्रिपरेशन ने हेल्प किया, आपने बताया, तो अब बोर्ड्स के बाद का क्या सीन है? मतलब अब आप JNLU ज्वाइन करोगे, वो जून में करोगे, है ना, तो अब ये जो टाइम है, बोर्ड खत्म हुए, JNLU जाना है, बीच में 2-3 महीने हैं, तो इसका क्या प्लान है? सर इसका प्लान तो ये है कि सबसे पहले तो एक बार लाइक ऐसे खुश होऊंगा कि बाकी सब CUT कर रहे हैं, मैं एकदम ऐसे बढ़िया, और दूसरा लाइक ट्रिप्स वगैरह प्लान करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइक बोर्ड्स और क्लैट के बीच में। लाइक क्लैट के बीच में क्या स्कूल के बहुत ज़्यादा मज़े मिस कर दिए थे, तो वो सारा रिपेयर करना है इन बचे 3 महीनों में। तो मतलब अगर फर्स्ट लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में अच्छी कॉलेज मिल जाती है तो उसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत सारे, और ये उनमें से एक फ़ायदा है, राइट सर। तो इन दी एंड मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो मटेरियल आप पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या वह बहुत सारे डाइवर्स सोर्सेज से बहुत मटेरियल लेके ज़्यादा मटेरियल पढ़ने में फ़ायदा है, या कम मटेरियल हो, एक इंस्टीट्यूशन का हो, लेकिन वो उसको इतना पढ़ो कि उसमें से कुछ अच्छा निकल पाए? दोनों में से कौन सी चीज़ होनी चाहिए और कौन सी आपने फॉलो की? मैंने तो फॉलो की कि मैं एक ही इंस्टीट्यूशन से स्टिक करूँ, क्योंकि मेरा उस टाइम इतना था भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ, लेकिन वही था कि हाँ ठीक है मेरे पे एक सोर्स था, और मेरे पे सबसे बड़ी बात बहुत सारे सोर्सेज दे रहा था। जैसे लॉ प्रेप में दिया था मेरे को क्लैट एक्सप्रेस हर महीने मिल रही थी, तो मेरे लिए जीके का एक वो कंसिस्टेंट सोर्स हो गया कि मेरे को चलो ये पढ़ना है तो मैं क्लैट एक्सप्रेस पढ़ लूँगा। तो मैं एक से स्टिक रहा, और मैंने मॉक्स भी लाइक लॉ प्रेप के पिछले साल के सारे प्रिंट करवा लिए थे,
तो लाइक अब मेरा रोज़ का एक मॉक भी लॉ प्रेप का ही हो रहा था, तो लाइक उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि मैं एक से स्टिक रहूँ। लाइक रैदर मैंने कई बैच के लोग लाइक वो मेरे को कहते थे कि दृष्टि आई इसकी पढ़, वो पढ़, वो पढ़, वो पढ़, लेकिन मेरा तो एक से लाइक वो बेनिफिट हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं, मैं एक पे स्टिक रहूँगा, ज़्यादा सही रहा। तो फ़ायदा रहा एक ही चीज़ को रिवाइज करने में बार बार। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की? मतलब रोज़ देखो ऐसा है ना, चित्राक्ष ग्रुप ऐसा था कि हम सबको उम्मीद थी कि यार वो 12 घंटे तो नहीं पढ़ सकते हैं ये लोग, ठीक है, और सभी क्लियर कर गए, ऑलमोस्ट सभी क्लैट क्लियर कर गए, बट वी हैड एन ओपिनियन, ऑल द टीचर्स हैड द सेम ओपिनियन कि 12 घंटे तो नहीं पढ़ते होंगे। तो हाउ मेनी आवर्स डिड यू डेडिकेट टू क्लैट प्रिपरेशन एवरी डे? लाइक 7 to 8 आवर्स। लाइक वो एक लिमिट होती थी कि अब 8 आवर्स के बाद तो हो ही नहीं रहा, कुछ सही नहीं हो रहा, तो कि जब वो लिमिट क्रॉस होती थी कि भाई अब 8 घंटे पे हम पहुंच गए हैं, तो वापस बैटरी चार्ज करने के लिए क्या करते थे? लाइक बैटरी चार्ज करने के लिए आपने वो बता रखा था कि एक मूवी देख लो कोई अच्छी सी, तो कई बार मूवीज़ देख लेते थे, और मूवीज़ नहीं देखना तो लाइक ऐसे किसी से फ़ोन पे बात कर ली, लाइक किसी फ्रेंड से, या फिर बाहर घूमने चले गए थोड़ा, तो लाइक उससे एक तो बैटरी, और सबसे बड़ी बात मतलब लोगों के बीच रहना वापस, ऐसा लाइक फिर अकेले ही रहते हैं तो फिर दिमाग में वही चीज़ें घूम रही है, लाइक वापस लोगों के साथ रहना या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग देखना, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारी बैटरी भी जल्दी चार्ज हो जाएगी, और फिर तुम लाइक वापस नहीं मतलब बहुत अच्छे से वापस फिर तुम लग सकते हो पढ़ाई के अंदर। वापस, हाँ, बैटरी चार्ज करके वापस आप प्रिपरेशन पे आ सकते हो नेक्स्ट डे आज, ठीक है। तो आपने 8 घंटे रेगुलर प्रिपरेशन की और उसके बाद अपनी बैटरी चार्ज की। यस, चलिए, तो दिस इज हेल्प यू एस द क्लैट एग्जामिनेशन, एंड आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चीज़ से इंस्पायर हों। आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो जर्नी, की बहुत सारे क्लैट एस्पिरेंट्स की यही जर्नी है कि वो पहले नॉटी रहे हैं, ठीक है ना, पहले वो थोड़े से ऐसे आउट ऑफ द ट्रैक रहे हैं, बट वो ट्रैक में आ गए हैं जल्दी, है ना, और आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो आई थिंक बहुत इंस्पिरेशनल होने वाला है। तो गाइज, जिसको भी लगता है कि ये कहानी आपकी ही अगली कहानी होने वाली है, प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच चित्राक्ष फॉर बीइंग हियर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।